हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 20। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज डॉट डॉट ग्रुप्स विद इन इंडिया, ट्राइबल, इथनिक, रिलीजियस या शेड्यूल कास्ट। पहले खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो बोला गया कि जो हमारा नेशनल सेंसस होता है, ठीक है, जब होता है इनमें से किसको ग्रुप में नहीं ढाला जाता है। ठीक है, ट्राइबल्स को, इथनिक को, रिलीजियस को या शेड्यूल कास्ट को। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब भी सेंसस होता है तो शेड्यूल कास्ट के लोग कितने हैं, वो कितने परसेंटेज में है, ये किया जाता है। कितने रिलीजियस कौन से रिलीजियस के लोग हैं, ये किया जाता है। कितने ट्राइबल लोग हैं, ये किया जाता है। ठीक है, एथनिक जो है ये नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सेंसस में एथनिक ग्रुप का कोई डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, एथनिक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। कुछ ऐसे लोग जो सिमिलर कल्चर को या सिमिलर बिलीव्स को, सिमिलर बिहेवियर को या सिमिलर लैंग्वेज को, रिलीजन को, ठीक है, अपनाते हैं, उनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसे को हम लोग एथनिक बोलते हैं। तो हमारा जो सेंसस होता है इसके अकॉर्डिंग कभी नहीं हुआ है। हाँ, रिलीजियस बेसिस पे हुआ है। ठीक है, ट्राइबल के बेसिस पे हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके बेसिस पे हुआ है, बट एथनिक ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिंबल इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा केमिकल सिंबल करेक्ट नहीं है। Ag कॉपर, Cu मैग्नीशियम, Ag हो जाएगा सिल्वर, ये हो जाएगा कॉपर, ये हो जाएगा मैग्नीशियम, ये हो जाएगा अल्युमिनियम। इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का जो सिंबल है आप ध्यान दीजिएगा क्या है, पहले वाला कैपिटल में है, दूसरा वाला स्मॉल में, लेटर में है। ठीक है, तो अल्युमिनियम का यहाँ पे देखिएगा ए भी कैपिटल लिखा गया है, एल भी कैपिटल लिखा गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अल्युमिनियम का सिंबल कैपिटल में ए, स्मॉल में एल होता है। ठीक है, नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट प्लांट्स हैव लाइफ। मेंडल, ह्यूगो डी वेरीज, जगदीश चंद्र बोस या रॉबर्ट ब्राउन। ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताया है जिसने ये प्रूव किया था कि प्लांट के बाद पास भी क्या होता है, लाइफ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जगदीश चंद्र बोस जी होंगे। ठीक है, मेंडल ने क्या बताया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, कि जेनेटिक के बारे में कौन बताया था, मेंडल बताया था, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद बात करें कि ह्यूगो डी वेरीज जो थे ये म्यूटेशन यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताए थे। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो बात करें जगदीश चंद्र बोस की, तो इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था कि जो प्लांट होता है उसका लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सराउंडिंग से कैसे सराउंडिंग को कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। पेंथीरा पार्डुस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लिपर्ड, टाइगर, लायन या पेंथर। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं पेंथरा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, पेंथरा पार्डुस। ठीक है, हम लोग जानते हैं पेंथरा। ठीक है, पेंथर साइंटिफिक नेम, लिपर्ड का भी दिया गया है, टाइगर भी दिया गया है, लायन का भी दिया गया है, पेंथर का भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि पेंथरा सबके साथ आता है, लिपर्ड के साथ भी, टाइगर के साथ भी, लायन के साथ भी, इन तीनों के साथ क्या आ रहा है, पेंथरा आ रहा है। सिर्फ जो दूसरा वाला नाम है, सेकंड नेम है, वो अलग आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लिपर्ड होगा, पेंथेरा पार्डुस। ठीक है, बात करें टाइगर का, टाइगर का होता है पेंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पेंथेरा टाइग्रिस होता है टाइगर का, पेंथेरा लियो होता है लायन का। ठीक है, सबके साथ पेंथेरा है। ठीक है, और पेंथेरा जो पैरडूस है ये लिपर्ड के लिए यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें पेंथेरा जीनस जो है ये पेंथर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज ऑल्सो, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जो है वो हार्ड गिलास है, बोरोसिलिकेट गिलास है, सॉफ्ट गिलास है या जीना गिलास है। ठीक, तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जो है ये है आपका सॉफ्ट गिलास। ठीक है, अब सॉफ्ट गिलास
जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, जैसे बोटल्स, जार्स, विंडो पैन्स, ये सब के लिए यूज़ होता है सॉफ्ट गिलास। ठीक है। हार्ड गिलास क्या होता है, हार्ड गिलास का मतलब होता है हीट को वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, हीट को बर्दाश्त कर पाएगा। कौन सा, हार्ड गिलास। अब हार्ड गिलास की बात करें तो हार्ड में बोरोसिलिकेट जो गिलास आता है ये भी हार्ड ही गिलास है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, हार्ड गिलास की बात करें या बोरोसिलिकेट गिलास की बात करें। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, मोर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मोर हीट रेजिस्टेंस होता है। इन दोनों का ही यूज़ लेबोरेटरी ब्रेकर्स में, गिलास वेयर्स में, ठीक है, जहाँ पे वो आसानी से थर्मल शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो बोरोसिलिकेट गिलास की बात करें या हार्ड गिलास की बात करें, दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है, जीना गिलास एक्चुअली ब्रांड का नाम है बोरोसिलिकेट इसका। ठीक है, बोरोसिलिकेट जो गिलास है उसकी का ब्रांड का नाम है जीना गिलास। ठीक है, तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट जो है ये सॉफ्ट गिलास है। द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, lower the bond energy, shorter the bond length, they are not related. Higher the bond energy, shorter the bond length, higher the bond energy, longer the bond length. इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है, तो इसका याद रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है तो वो क्या हो रहा है, देखिएगा, शॉर्टर बॉन्ड जो होता है जनरली इन्वॉल्व्स ग्रेटर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड स्ट्रॉन्गर एट्रेटिक फोर्स। मतलब हो क्या रहा है कि बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्टर है तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स है, और उसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है आपको। तो फोर्स बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियर एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायरिंग मोर एनर्जी टू ब्रेक, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है अगर शॉर्ट बॉन्ड है तो। ठीक है, फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट इज इन विच स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट जो है ये कौन से स्टेट में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। खजुराहो जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है ये हिंदू और जैन टेम्पल है, जिसको बनाया गया था 1950 से 1150 में। ठीक है, एडी के बीच में, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे तरह के स्कल्पचर बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये फेमस है। ठीक है, आर्किटेक्चर ब्रिलियंस है। ठीक है, और यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था 1986 में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सांग इज ए फोक डांस ऑफ मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ या हरियाणा। सांग जो है ये किस तरह कहाँ का डांस है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का जो ये जो फोक डांस है सांग, ये हरियाणा का डांस है। और कौन कौन से डांस हैं जो कि हरियाणा के लिए फेमस हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा फाग, धमाल और खोड़िया। ये सारे डांस हैं जो हरियाणा के फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन कौन से, तो रास लीला है, जगोई है, ठेंगथा है। ठीक है, झारखंड की बात करें तो पाइका, छऊ, झूमेर, है ना। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कर्मा, पंती, सुवा। ठीक है, ये सारे फेमस हैं। और एक चीज़ मैंने पहले भी बताया था, जब भी डांस की बात करें या ट्राइबल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो सिर्फ उसी स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा उसके आसपास वाले जो एरिया हैं, हो सकता है वो अदर स्टेट में पड़ रहा हो, लेकिन उसके आसपास वाले जो एरिया हैं वहाँ पे भी ये चीज़ होता है, चाहे वो डांस की बात करें चाहे वो ट्राइबल्स की बात करें। ठीक है, तो सांग जो फोक डांस है ये तो ऑप्शंस में हरियाणा था, तो हम लोगों ने हरियाणा मार दिया, लेकिन और कहाँ कहाँ पे होता है, तो हरियाणा के आसपास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट में भी होता है ये चीज़, ये डांसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है? डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कैन कॉज इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन द सेविंग इन एन इकोनॉमी कैन कॉज इंक्रीज इन करेंट आउटपुट, डिक्रीज इन टैक्सेस कैन कॉज इंक्रीज इन आउटपुट। इनमें से कौन सा फॉल्स है? ठीक है, तो पहले ट्रू पकड़ लीजिए कि 3 तो ट्रू होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा, अगर इंटरेस्ट रेट हम लोग घटाते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है,
उसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कैन कॉज इंक्रीज इन आउटपुट। अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है तो क्या आउटपुट भी इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। और उसके बाद डिक्रीज इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस में डिक्रीज करें तो क्या आउटपुट इंक्रीज करेगा? बिल्कुल आउटपुट में भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, समझिए, इंक्रीज इन द सेविंग इन एन इकोनॉमी कैन कॉज इंक्रीज इन आउटपुट। अब सेविंग बढ़ाने से, सेविंग अगर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या आउटपुट में इंक्रीमेंट होगा? तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ और आयंस इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन साइकिल डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन एटम? नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट, लफिंग गैस। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल या आयन है जो नाइट्रोजन साइकिल में तो है लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन जो है एटम नहीं ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सब हमको देखना पड़ेगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी नाइट्राइट है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, लफिंग गैस है, ये सारे नाइट्रोजन साइकिल से ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन किस में नहीं है? तो नाइट्रेट की बात करें, नाइट्रेट की बात करें, लफिंग गैस की बात करें, सब में ऑक्सीजन है। अमोनिया में अमोनिया जो है ये भी नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है, बट इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होता है अमोनिया का फॉर्मूला? NH3 होता है। NH3 में ऑक्सीजन नहीं है। जबकि नाइट्राइट की बात करें तो NO2 माइनस होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है बिल्कुल। नाइट्रेट की बात करें तो NO3 माइनस होता है, और लफिंग गैस की बात करें तो N2O होता है, ठीक है। तो लफिंग गैस का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड है ये लफिंग गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा, जिसमें जो कि नाइट्रोजन साइकिल का तो पार्ट है लेकिन ऑक्सीजन एटम इसमें नहीं है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एबोलिश चाइल्ड लेबर, टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन, टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्योटो में हुआ था, ठीक है, जापान के क्योटो शहर में हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ग्रीन हाउस गैसेस जितने भी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव था। आपको ये बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से साल में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। दूरदर्शन वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1939, 1959, 1949, 1969। दूरदर्शन कब बनाया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1959, ठीक है। तो आज़ादी के बाद ही बनाया गया था दूरदर्शन, कब? 1959 में, ठीक है। 49 नहीं याद रखना है कि आज़ादी के जस्ट बाद नहीं हुआ था, उसके 10 साल बाद लगभग हुआ था, ठीक है, ऐसे याद रखना है। 10-12 साल बाद दूरदर्शन बना था। बैंकॉक इज़ द कैपिटल ऑफ इराक, चाइना, थाईलैंड या रशिया? बैंकॉक किसका कैपिटल है? बैंकॉक किसका कैपिटल है आपको ये बताना है, ठीक है। इराक का है, चाइना का है, थाईलैंड का है। तो बैंकॉक जो है ये थाईलैंड का कैपिटल है। बात करें इराक की, चाइना की या रशिया की, तो इराक का क्या कैपिटल है? तो ये हो जाएगा बगदाद, चाइना का बीजिंग, ठीक है। और बहुत लोगों को शंघाई भी लगता है चाइना का, ठीक है। तो चाइना का क्या है? बीजिंग है। और रशिया का क्या है? मॉस्को है। बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ड बाय हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब? ठीक है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसकी स्टोरी सुन लीजिए। बुलंद दरवाज़ा जो बनाया गया था वो कहीं पे, ठीक है, मैं पूरा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि बुलंद दरवाज़ा जो बनाया गया था कहीं किसी चीज़ को फतह करने, किसी जगह को फतह करने की खुशी में बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। तो वो किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। कहाँ, किस चीज़ को फतह करने के सिलसिले में? गुजरात पे जब फतह पाया था, यानी गुजरात को जब जीत लिया था अकबर ने, तब उन्होंने फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा बनाया था। कब? 1573 में। तो याद रखना है बुलंद दरवाज़ा जो बनाया गया था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन द ईयर, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो 1576, 1526, 1764 या 1857 में हुआ था।
ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर से पहले बात कर लेते हैं हम लोग। 1857 का तो जंग जानते हैं हम लोग, ठीक है। अ, जो हम लोग आज़ादी की पहली जंग जिसको बोला जाता है, 1857 का जंग को बोला जाता है, ठीक है। 1526 में तो बाबर आया था, ठीक है। मुग़ल सल्तनत जब साम्राज्य, बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो ये हो जाएगा कब, 1764 में, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ा गया था ये तो याद रखना है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जिसके मेजर थे कौन, हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड मुगल एम्पायर। कंबाइंड आर्मी था किसका, जैसे शाह आलम टू थे, नवाब ऑफ जो थे सजाउद्दौला, और नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। ये लोग कंबाइन होकर के ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। तो कौन, शाह आलम टू, सिराजुद्दौला, सजाउद्दौला और मीर कासिम। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो, उस टाइम मेजर हुआ करते थे। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लूसीमीटर, सिरोनोग्राफ, ड्यूरोमीटर या हाइग्रोमीटर। अगर किसी सब्सटेंस का हार्डनेस मेज़र करना है तो कौन से डिवाइस का, कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर हम लोग तो हाइग्रोमीटर जानते हैं। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर से हम लोग हार्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें सेरानोग्राफ। सेरानोग्राफ जो होता है ये थंडर स्टॉर्म यानी कि इंटेंसिटी ऑफ थंडर स्टॉर्म को मेज़र करता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस भी आ रहे हैं मैं उनको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, ताकि हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए, ठीक है। अगला सुनिएगा। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्गेस्ट टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑब्जर्व सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, primarily fossils fuel burning which increase the heat trapping greenhouse gases the level in the earth atmosphere. दूसरा दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग कॉज क्लाइमेट चेंज विच पोजेज द सीरियस थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ in the form of widespread flooding and extreme weather. Which of the following statement are correct? Only B, only A, both A and B, both A and B are incorrect. तो बोला गया कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है, या दोनों ही गलत हैं, ठीक है, या दोनों ही सही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली है क्या? ग्लोबल वार्मिंग जो है ये अर्थ का, हम लोगों का जो अर्थ का टेम्परेचर है ये क्या हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है। क्यों? फॉसिल्स फ्यूल के बर्निंग की वजह से, बर्निंग को बढ़ने की वजह से, बर्निंग का, फॉसिल्स फ्यूल का जो बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए क्या होता है, जो उससे गैसेस इमिट होते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बोलते हैं हम लोग, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ पे जो लाइफ है इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, इज़ नोन फॉर इंडियाज स्पाइसेस गार्डन। राजस्थान, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनमें से कौन से स्टेट को इंडियन स्पाइस गार्डन बोला जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला को इंडियन स्पाइस गार्डन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह के मसाले जो हैं पूरी दुनिया भर में फेमस हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिया स्पाइस गार्डन किसको बोला जाता है? केरला स्टेट को। लिब्रॉन जेम्स प्ले विच इंटरनेशनल स्पोर्ट? गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल या बॉक्सिंग? लिब्रॉन जेम्स जो हैं ये कौन से इंटरनेशनल स्पोर्ट के लिए फेमस हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। तो याद रखना है क्योंकि बहुत बड़े फेमस प्लेयर हैं लिब्रॉन जेम्स, तो ये बास्केटबॉल से इनका ये खेलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल फैन, हेयर ड्रायर या फिर इलेक्ट्रिक सेल? 10 सेकंड का टाइम, आप खुद से आंसर कर लीजिए पहले।
ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि वो केमिकल, उसके अंदर केमिकल था, उससे क्या बन रहा है हम लोग का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल। जो हम लोग बैटरी की बात करते हैं, जो हम लोग बैटरी बोलते हैं जिसको, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल भरा होता है, उसी से क्या एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रिकल हीटर की, तो इलेक्ट्रिकल हीट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग को क्या देता है, हीट देता है, यानी थर्मल एनर्जी। हीट को क्या बोलते हैं, थर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्म एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रिक फैन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, जिससे हम लोग को हवा मिलता है। उसके बाद हेयर ड्रायर की बात करें तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लेता है और किस क्या क्या चीज़ करता है, हीटिंग भी देता है हम। ठीक है, और उसका फ़ैन का मूवमेंट भी होता है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ़ैन था, मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा था इलेक्ट्रिसिटी को, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों चीज़ में बदलता है। हेयर ड्रायर जो है हीट में भी बदलता है और मैकेनिकल एनर्जी में भी बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल, या फिर बैटरी भी होता तो वो भी ऑप्शन सही होता। ठीक है, प्लांट दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। दीज प्लांट in this group are commonly called algae. These plants are predominantly aquatic. Bryophyta, angiosperm, thallophyta या pteridophyta। ठीक है, बोला गया है कि एक ऐसा प्लांट है जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसका बॉडी देख के कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, कौन सा लीव्स है, इसमें कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। ऐसा प्लांट है जिसमें कुछ उसके बॉडी पार्ट्स का पता ही नहीं चलता। ठीक है, सब सेम है। तो इसमें कौन आता है, एल्गी आता है, और ये ज़्यादातर जो होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि थैलोफाइटा है, ये क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या बोला है, थैलोफाइटा का हम लोग एक तरह का प्लांट है जिसका बॉडी जो है हम लोग रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में कुछ फ़र्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है थैलोफाइटा। अब बात ये प्लांट किंगडम से क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, प्लांट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका हम लोग प्लांट का बॉडी को अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव्स है, अगर इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। अगर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो उसका फिर दो पार्ट होता है, क्या उसके पास वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है वस्कुलर टिश्यू तो उसको ब्रायोफाइटा बोलते हैं। अगर वस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, तो उसको फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या वस्कुलर टिश्यू है तो क्या वो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है या सीड प्रोड्यूस करता है। अगर सीड प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसको टेरिडोफाइटा बोलते हैं। अगर सीड प्रोड्यूस करता है तो उसको फेनेरोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, अब फिर अगर सीड प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या सीड नेकेड होता है या सीड फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस आते हैं। ठीक है, तो बात कीजिए, अगर सीड जो होता है वो नेकेड होता है तो उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अगर सीड फ्रूट के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। यानी कि ये वाला जो है, जिम्नोस्पर्म में सीड बाहर की ओर होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड अंदर की ओर होता है फ्रूट्स के। ठीक है, एंजियोस्पर्म को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर सीड के पास दो कोटिलेडन है तो उसको डाइकोट बोलते हैं। सीड के पास सिर्फ एक ही कोटिलेडन है तो मोनोकोट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द बुद्धिस्ट साइट डजंट हैव रॉक कट आर्किटेक्चर। अजंता, करला, नासिक या नागार्जुना कोंडा। ठीक है, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट साइट है जो कि रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नागार्जुना कोंडा। ठीक है, इसको ये जो है रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं है। बाकी जितने भी बात करें, अजंता केव जो है ये भी रॉक कट है, करला है, उसके बाद नासिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंदवलिनी केव्स भी बोलते हैं, ये भी क्या है, रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच
absorb all the incident radiation, absorb none of the incidental radiation, reflect all incidental radiation, या is painted perfectly। परफेक्ट बॉडी ब्लैक बॉडी किसको बोलेंगे? 5 सेकंड का टाइम आपके पास, ठीक है। आपने कर लिया होगा। ब्लैक बॉडी एक्चुअली क्या होता है? ब्लैक बॉडी जो होता है, जितने भी उसके कोई भी ब्लैक बॉडी है वो क्या करता है, सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे सनलाइट की बात करें, सनलाइट जो रेडिएशंस होते हैं, सूरज जो रेडिएशंस छोड़ता है, ब्लैक बॉडी सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंशियल रेडिएशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगला वाला देखिएगा, हीराकुंड इज एसोसिएटेड विद सतलुज, ब्यास, महानदी या कावरी। हीराकुंड का एसोसिएशन, हीराकुंड जो डैम है ये कौन से रिवर पे है? सतलुज, ब्यास, महानदी या कावरी, ठीक है। कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पे है, ठीक है। हीराकुंड की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है, ठीक है। लॉन्गेस्ट की बात करें, यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट है और एक हाईएस्ट है, हाईएस्ट अलग है, ठीक है। हीराकुंड की डैम की बात करें तो यहाँ के ये कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा पे पड़ता है। और अगर हाईएस्ट डैम की बात करें, ये देखिए लॉन्गेस्ट था हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर पड़ता है और उड़ीसा में है। हाईएस्ट डैम की बात करें तो ये है ठहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है और ये भागीरथी रिवर पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चंस हो रहे हैं। हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में है? उड़ीसा। लॉन्गेस्ट अर्थन डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम। कौन से रिवर पे है? तो महानदी रिवर पे है। उसके बाद बात करें हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो थेरी डैम है। कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में है। कौन से रिवर पे है? तो भागीरथी रिवर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइट चाहे तो याद रख सकते हैं कि ये 260.5 मीटर हाइट पे है, ठीक है। Among the following, who was elected unopposed as the president of India? ठीक है, यहाँ पे हु होगा WHO। तो बोला गया कि इनमें से कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका कोई भी अपोजिशन नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी या वी गिरी, ठीक है। मतलब ये कि एक ऐसे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए जिनका अपोजिशन में कोई भी नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी जी, ठीक है, जो कि 6th प्रेसिडेंट थे 1977 से लेकर के 1982 तक। इनका कोई भी अपोजिशन में नहीं खड़ा हुआ था, ठीक है। जो प्रेसिडेंट के लिए जो अपॉइंटमेंट हुआ था या प्रेसिडेंट जब बने थे, इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। दीज रीजनल टीम, ये एक तरह का रीजनल टीम है। क्या है? दबंग मुंबई, कलिंगा लेंसर, रांची रेज एंड दिल्ली वेव राइडर्स प्लेज अगेंस्ट ईच अदर इन विच स्पोर्ट लीग कंपटीशन? प्रो कबड्डी लीग, यूनाइटेड बास्केट अलायंस, इंडियन प्रीमियर लीग, हॉकी इंडिया लीग। इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम, ठीक है। कर लिया होगा। ज़्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं इसको, ठीक है, वो लोग कबड्डी लैंग्वेज लीग को मार करके आ जाएंगे, क्योंकि IPL के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, तो वो लोग तो IPL नहीं मारेंगे, ठीक है। उसके बाद कबड्डी का बहुत सारे लोग टीम नहीं जानते, तो कबड्डी का मार के आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये हॉकी टीम का है, ठीक है। रीजनल टीम है हॉकी टीम। कौन कौन सा? दबंग मुंबई, कलिंगा लेंसर्स, रांची रेज, दिल्ली वेव राइडर, ये सारे हॉकी इंडियन लीग के टीम हैं, ठीक है, ना कि कबड्डी के। तो यहाँ पे नेगेटिव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आपको ये काम करना है कि कबड्डी लीग के भी जितने टीम है सबका नाम एक बार पढ़ लेना है, और हॉकी इंडियन लीग के जो टीम है उनका भी नाम एक बार पढ़ लेना है। कैरेट और मैंगो आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? कैरेट और मैंगो जो है, इससे कौन सा विटामिन हम लोग को मिलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन A। कैरेट और मैंगो जो है एक एक्सेलेंट सोर्स है किस चीज़ का? विटामिन A का। यानी इससे मिलता क्या है? तो ये बीटा कैरोटीन मिलता है, और बीटा कैरोटीन जो है ये कन्वर्ट करता है किसको? किसमें? विटामिन A में कन्वर्ट करता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेरिकल, सर्कुलर, टेट्राहाइड्रल या जियोइड? अर्थ का शेप कैसा है? तो
कर लीजिए पहले खुद से आंसर, कर लिया होगा आपने। तो पहले पहले जो माना जाता था कि अर्थ का शेप जो है वो सर्कुलर है, माना जाता था पहले, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे साइंटिस्ट लोगों ने सर्च करते चले, सर्च करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा है, वो जियोइड शेप का है। ठीक है, ना ही सर्कुलर है ना ही स्फेरिकल है, बल्कि कैसा है, जियोइड है। हाउ मेनी हर्डल्स आर देयर इन 400 mH, 20, 15 या 10 या 16? कितने हर्डल्स होते हैं 400 mH पे? ठीक है, पहले तो यही समझिए कि 400 mH का मतलब क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सुनिएगा, mH का मतलब होता है मीटर हर्डल्स। तो 400 मीटर हर्डल्स में कितने हर्डल्स होते हैं? तो ये हो जाएगा 400 मीटर में 10 हर्डल्स होते हैं। ठीक है, तो ये चाहे मैन की बात करें या वुमेन्स की बात करें, ये सेम ही रहता है, 10 ही हर्डल्स रहता है 400 मीटर हर्डल्स में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन, पावर, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी? इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रेट ऑफ वर्क डन को बतलाएगा? कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। पावर जो है रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, कितने टाइम पे कितना वर्क हुआ वही पावर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, काम करने की जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी बोलते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। ठीक है, फोर्स से क्या होता है, फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स ये चीज़ होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ वर्क डन जो होता है ये पावर होता है। इन नीति आयोग, नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नीति का मतलब क्या है? ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन होता था उसी के जगह पे आया कौन सा, नीति आयोग। ठीक है, तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्लानिंग कमीशन को ही रिप्लेस करके नीति आयोग आया था, तो प्लानिंग कमीशन को ही कब बदल करके नीति आयोग बनाया गया था, साल बताना है आपको, कौन से ईयर में ऐसा हुआ था। ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि बताइए कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो आया था वो कब आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा चीज़ चेंज करेगा जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा? तो मास, मोमेंटम, स्पीड या डायरेक्शन? 5 सेकंड का टाइम, कर लिया होगा आपने। ठीक है, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है और यूनिफॉर्म भी है, तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। कैसे देखिएगा? ठीक है, कोई बॉडी मान लेते हैं सर्कुलर मूव कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है हमेशा बदलते रहता है। देखिए, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग। तो सर्कुलर मोशन में या सर्कल में जो मोशन करते हैं जब यूनिफॉर्म होता है तो उसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों? सुनिएगा, द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रहता है मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस कंटिन्यूसली। लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज करते रहता है। ठीक है, तो याद रखना है कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड को जो है कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक, आगे, मनी डिपॉजिट एट द बैंक दैट कैन नॉट बी ड्रॉन फॉर ए प्रेजेंट फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज करेंट डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट या नो फ्रिल अकाउंट। बोला गया है कि कोई ऐसा मनी है जो हम लोग बैंक में डालते हैं और उसको जब तक उसका पीरियड
फिक्स्ड पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको विथड्रॉल नहीं कर सकते। तो ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का डिपोजिशन को क्या बोलते हैं, क्या आप निकाल ही नहीं सकते, आप कितना भी ज़रूरत हो जाए, जब तक कि वो फिक्स्ड पीरियड के बाद ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट, ठीक है। माने आपने अपने पैसे को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, और वहाँ से निकाल नहीं सकते जब तक कि टाइम पीरियड ओवर ना हो जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। वेज एंड मीन्स इज द लोड ऑफ एडवांस प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू। तो वेज और मीन्स जो है ये एक तरह का लोन होता है, जो लोन ऑफ एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई के द्वारा एक तरह का लोन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, सेंट्रल बैंक, बैंक्स, स्टेट बैंक्स या नाबार्ड को, ठीक है। तो ये जो होता है ये दोनों को ही दिया जाता है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर 1 भी होगा। सेंट्रल बैंक को भी लोन दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन दिया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। टेम्पररी तरह का एक तरह का लोन है ताकि कैश का स्मूथ फ्लो हो, इसलिए दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन आंसर क्या होगा, दोनों ही सही होगा। Which of the following process will take place the slowest for the same quantity of liquid? Boiling, condensation, evaporation या freezing? बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के लिए स्लो भी हो सकता है, स्लोएस्ट भी हो सकता है। बॉइलिंग हो सकता है, कंडेंसेशन हो सकता है, या इवापोरेशन हो सकता है, या फ्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से जो देखिएगा कि जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, कौन सा, इवापोरेशन। इवापोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, इसलिए ये सेम क्वांटिटी के लिए स्लोवेस्ट भी हो सकता है, इसलिए क्या होगा, इवापोरेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो ये कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल टेक प्लेस स्लोवेस्ट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, कि ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि जो इनमें से है बॉइलिंग होगा या कंडेंसेशन होगा या इवापोरेशन होगा या फ्रीजिंग होगा, इस सेम क्वांटिटी मान लेते हैं हम, सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लिए, एक को बॉयल कर रहे हैं, एक को कंडेंस करवा रहे हैं, एक को इवापोरेशन करवा रहे हैं, या एक को फ्रीज कर रहे हैं, तो सबसे स्लोएस्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है इवापोरेशन, ठीक है। ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लिए अच्छे से कि सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लिए हैं, एक को बॉयल करवाना है, एक को कंडेंस करवाना है, एक को इवापोरेट करवाना है, एक को फ्रीज करवाना है, तो सबसे स्लोएस्ट क्या होगा, इवापोरेशन होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पंचायती राज? शाह कमीशन, नानावती कमीशन, बलवंतराय कमीशन, या लिब्रान कमीशन? इनमें से कौन से कमीशन का एसोसिएशन है पंचायत राज से, ठीक है। तो पंचायत राज जो है ये स्टेबलाइज किया था कौन से कमेटी के तहत, ये हो जाएगा बलवंत राय कमेटी के तहत, ठीक है। बलवंत राय कमेटी जो अपॉइंटमेंट किया गया था 1957 में, ताकि वो ये देखे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जाने, ठीक है। और उन्होंने ही स्टेबलाइज किया क्या, 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। तो याद रखना है, बलवंत राय मेहता कमेटी ही थी जिन्होंने पंचायत राज सिस्टम स्टेबलाइज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम? क्यू वारंटो, मैंडमस, हिबस कॉर्पस, या सिचुचरी? ठीक है, पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट कौन सा रीट करता है? ये तीनों चारों जो हैं ये रीट्स हैं हमारे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिबस कॉर्पस, ठीक है। हमारा जो पर्सनल फ्रीडम है इसको प्रोटेक्ट करता है कौन, हिबस कॉर्पस। व्हाट इज जीरो आवर? जीरो आवर किसको बोलते हैं? मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, इसको, ठीक है, पीछे वाले सेट्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो फिर भी बात करते हैं। व्हेन द प्रपोजल ऑफ द अपोजिशन आर कंसिडर्ड, व्हेन मैटर ऑफ utmost importance are raised, interval between the morning and afternoon session, when the money bill is introduced in the Lok Sabha। जीरो आवर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जीरो आवर इसको बोलते हैं व्हेन मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट आर रेज्ड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसको जब एराइज किया जाता है उसी को बोलते हैं ज़ीरो आवर, ठीक है।
Who among the following decides whether a particular bill is money bill or not? President, Speaker of Lok Sabha, Chairman of Rajya Sabha या फाइनेंस मिनिस्टर? 5 सेकंड का टाइम कर लिया होगा आपने। ये बोला गया क्वेश्चन कि कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है? प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फाइनेंस मिनिस्टर? तो कोई भी बिल जो है मनी बिल होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 102 के तहत इनको पावर है कि वो ये डिटरमाइन कर सकता है कि ये बिल जो है ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, और स्पीकर जो भी डिसीजन लेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है उसको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में जाकर के चेंज नहीं करवा सकते। उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। और याद रखिएगा मनी बिल जो है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस जो होता है मनी बिल वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है। मनी बिल के केस में राज्यसभा को बहुत कम पावर दिया गया है। ठीक है, तो मनी बिल का पावर ज़्यादा किसके पास है? वो लोकसभा के पास है, बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, हु एक्सप्लेन्ड द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गी इन 1935? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि वो कौन थे जिन्होंने प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट में भी जान होता है, प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग, है ना, लिविंग बीइंग, उन इसको बतलाया था किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। यहाँ पे पूछा गया है कि किसने ये एक्सप्लेन किया था कि एल्गी में भी एल्गी का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। ये कौन थे? मोप एंगर थे या एफी फ्रिटिस, विलियम हेनरी या कार्लोस लिनेनस? ये कौन थे जिन्होंने एल्गी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था? तो इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इनका नाम है एफी फ्रिट्स। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है कि इस पे स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी पे। ठीक है, जिसमें ये बतलाते हैं, इनका एल्गी का क्लासिफिकेशन बतलाए हैं, स्ट्रक्चर बतलाए हैं, रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म बतलाए हैं एल्गी का। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। ठीक है, और 40 क्वेश्चन में का 20वां सेट भी कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।